नमस्कार, सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जातीय जनगणना की बात जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री ने किया, वैसे ही सभी राजनीतिक दलों में इसके श्रेय लेने का होड़ हो गया है। इसी होड़ के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव का भी दौर शुरू होने वाला है। राजनीतिक जनगणना के बहाने और जातीय रैलियों के बहाने लोग अपने अपने वोटरों को साधने में लगे हैं। इसी क्रम में आज हम आप लोगों को एक वैसे नेता से मिलाएंगे जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पटना साहिब लोकसभा से प्रत्याशी रहे हैं और भारतीय जन क्रांति दल डेमोक्रेटिव के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। नाम है इनका डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत आभार श्यामल जी, और नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। आपने अभी कहा कि सभी राजनीतिक दल के लोगों में इसका श्रेय लेने की बात हो गई, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस दिन प्रधानमंत्री महोदय ने इसे लागू किया, सबसे पहला विरोध मेरा था। हमने तुरंत विरोध किया और हमने कहा कि ये जातियों की जनगणना जो हो रही है, ये हिंदुओं को तोड़ने की साजिश है। इसमें हिंदू मजबूत नहीं होगा बल्कि कमज़ोर हो जाएगा, वो जातियों में विभक्त हो जाएगा। एक तरफ तो भाजपा के एक मुख्यमंत्री हैं जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और उनके प्रधान कहते हैं कि सब लोग बट जाओ तो अच्छा रहेगा। तो ये हिंदुओं के एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि मुसलमानों के? सर, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की एकता की बात करते हैं। भारत के जो संविधान है, उस संविधान में हिंदू के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। सारी व्यवस्था जातियों के नाम पर है, वो आरक्षण हो, कानून हो। अब ऐसे भी कानून बन गए हैं कि अगर आप किसी को जाति सूचक बात कह दें तो बिना गैर जमानती वारंट आपके नाम पर बिना कोई इंक्वायरी का ये हो जाता है। तो फिर हिंदुत्व और हिंदू एकता की बात कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो केवल एक यह एजेंडा, एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक बहकाने वाली बात ला करके केवल सत्ता में आने का रास्ता बनाया, नहीं तो और कुछ नहीं था। इस पर आप क्या कहेंगे? श्यामल जी, ये आपको हास्यास्पद नहीं लगता? क्या? एक तरफ अगर आप किसी को जाति सूचक शब्द कहते हैं तो आपको जेल हो जाएगी, नॉन बेलेबल सेक्शन में जेल हो जाएगी। दूसरे तरफ सरकार खुद लिखित में देती है कि तुम्हारी ये जाति है, उसको प्रमाण पत्र देती है। तो क्या लिखने वाले को सजा नहीं होनी चाहिए? जो खुद लिख कर दे रहा है कि आपकी ये जाति है, अगर हम बोल दिए तो हमको सजा, तो लिख के दे रहा है उसको तो ज़्यादा सजा होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? तो यही संविधान है ना सर। देखिए, संविधान में जहाँ तक बात है, आप जिस प्रोविज़न की बात कर रहे हैं, वहाँ भी कुछ चीज़ों में एक प्रोविज़न किया गया, स्पेशल प्रोविज़न किया गया माइनॉरिटी के लिए, किसी जातियों के लिए नहीं किया गया था। भारत में जो मूल संविधान है उसमें वर्गीकरण नहीं किया गया है। वो तो इन दुष्ट नेताओं ने जनता को बरगलाने के लिए, हिंदुओं को तोड़ने के लिए जातियों का जहर बोया था। और ये शुरुआत आपकी संविधान के समय से नहीं है, ये शुरुआत 90 के बाद से है, जब से भाजपा की सरकार बनी थी और मंडल कमंडल का चक्कर शुरू हुआ है, वहाँ से है। आप जरा ध्यान कीजिए। नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ। अभी आपके पास आने में मैं जब मिलर हाई स्कूल पार कर रहा था, उसके प्रांगण में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का एक अति पिछड़ा सम्मेलन चल रहा है, रैली हो रहा है। उसमें जो वक्ता एक थे, तो हम गाड़ी से चलते आ रहे थे तो उतना नाम तो पता नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि हम हिंदू नहीं हैं, हम अति पिछड़ा ये अमुक जाति के हैं, अमुक जाति के हैं, और हम लोग आपस में जो 100 जातियां हैं अति पिछड़ा में, उसमें बेटी रोटी का संबंध करना। वो जब हमारे ही हिंदू समाज के लोग अपने को हिंदू नहीं, कोई ठठेरा कहने को तैयार है, कोई मोची कहने को तैयार है, तो फिर संविधान में
और ये जो जनगणना की बात है उस पर हम क्या प्रश्न खड़ा कर सकते हैं? देखिए, जो भारत में जातियों का वर्गीकरण किया गया, पहली बात तो कि इन नेताओं को जानकारी ही नहीं है कि जातियां बनी कब से है और इसके पीछे का रहस्य क्या है। जातियों का वर्गीकरण जो किया गया वो आपका मुसलमानों के द्वारा किया गया है। हिंदुओं में कहीं कोई जातियां नहीं होती है। अगर जातियां होती तो महाभारत में के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था गीता में? गीता में भगवान ने स्वयं कहा, चतुर्वर्ण्याम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, मैंने 4 वर्णों की सृष्टि बनाई है। सिर्फ 4 वर्ण है और उसी 4 वर्ण के इर्द गिर्द पूरी सृष्टि चलती है। आप किसी भी जाति को माने, किसी भी धर्म को माने, किसी संप्रदाय को माने, किसी पंथ को माने, आप इन्हीं 4 वर्णों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये अकाट्य सत्य है। ये लोग अपने रोटी, हमको एक चीज़ बताइए, जब चुनाव आती है तभी रैलियाँ क्यों होती है? चुनाव के पहले क्या ये जातियाँ गायब हो जाती है क्या? पृथ्वी पर रहती है कि नहीं रहती है? कभी किसी नेता को हमने नहीं देखा कि उन जातियों, चुनाव के बाद वो जातियों के पास जाते भी हैं। अगर हम तो देख रहे हैं, जब से पहला चुनाव जो हुआ था, आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि पहला चुनाव जब लड़ा गया था तो उस समय भी पिछड़ा, दलित और गरीब गुरबा की बात करके चुनाव लड़ा गया था। एक कैसी गरीबी है, कैसा पिछड़ापन है जो पिछले 75 सालों से ख़त्म नहीं हो रहा है और दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके पीछे क्या नेता जिम्मेवार नहीं है? मैं तो कहूँगा जनता को, आपके चैनल के माध्यम से जनता को आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी नेता जातियों के नाम पे वोट मांगे, पहले उससे पूछिए कि तुमने अपनी जाति के लिए क्या किया। मैं तो कई एग्जाम्पल है, जैसे बिहार में जो आपने जिसको कहा कि अभी पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी जब जेल जा रहे थे तो उनके जाति के बाकी लोग क्या नहीं थे कि उनकी माताश्री को मुख्यमंत्री बना दिया गया? तो ये जितने भी नेता हैं वो जाति का दिखावा करते हैं और काम सिर्फ अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। क्यों नहीं अपनी जातियों के लोगों को उठाएं? उनके जाति के लोगों में क्या डेवलपमेंट हुआ सो बता दें। जितने भी जातिवादी नेता हैं, हम तो आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि जयप्रकाश नारायण ने जिस परिवारवाद को समाप्त करने के लिए आंदोलन किया था, तो जयप्रकाश जी का वो आंदोलन बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया कि उनके चेले घोर जातिवादी हो गए, परिवारवादी हो गए। तो ये उनकी आत्मा तो रो रही होगी कि मैंने कैसे दुष्टों को अपना चेला बनाया था। भारत में आप एक चीज़ देखिए, ये जितने भी जातिवादी नेता हैं वो सब विदेशियों के एजेंट हैं। जब जब भारत टूटेगा, जातियों के आधार पर अगर भारत कमज़ोर होगा तो उसका लाभ भारतीयों को नहीं मिलेगा, विदेशियों को मिलेगा। और जहाँ जहाँ हिंदू घटा है वहाँ विधर्मी शत्रु राष्ट्र का निर्माण हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है भारत में। जनता जागृत नहीं है और दुष्ट नेता अपने स्वार्थ के लिए जनता को और दिग्भ्रमित करते हैं, उनको तोड़ने का काम करते हैं। आप बताइए ना, किसी भी संस्कार को लीजिए, हिंदू के संस्कार में कौन से संस्कार में हम किसी को छोड़ते हैं? विवाह होता है तो आपको 5 जातियों को लाने का है ना, नाई का ज़रूरत है, तेली का ज़रूरत है, कुम्हार का ज़रूरत है। तो ये सब क्या था? आपस में लोग एकजुट होकर काम करें। और जो भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है छठ जैसे महापर्व में, उसमें सूप कहाँ से आता है? सूप तो नहीं कहा गया कि ब्राह्मण के यहाँ से सूप जाएगा, सूप जाता है डोम के यहाँ से। तो अगर हमारे पास छुआछूत होती और हम लोगों में घृणा करते हैं तो ये भगवान सूर्य के पर्व में डोम के घर से सूप लाकर अर्घ्य नहीं दिलवाया जाता। इसलिए ये लोग केवल आपस में हम लोगों को बांटने का काम करते हैं। देखिए, ये एजेंडा कोई आज से नहीं चल रहा है। ये आपका जब से भारत में एक व्यक्ति का पदार्पण हुआ स्वतंत्रता आंदोलन में, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को बर्बाद कर दिया,
उस व्यक्ति का सावरकर जी के साथ एक डिबेट भी हुआ था, जिसमें उसने लोगों को दलित और पिछड़े की बात की थी। तो सावरकर ने कहा था कि हिंदुओं में कोई जातियां नहीं होती, कोई दलित नहीं होता, कोई पिछड़ा नहीं होता, जिस पे लोगों को लगा कि ये तो बहुत गलत काम कर रहा है, ये तो हिंदुओं को एकजुट करेगा और उसके विदेशी लोगों के एजेंडे नहीं पूरे होते हैं। इस कारण से उन्हें, सावरकर को, राष्ट्रभक्त को राष्ट्रद्रोही घोषित किया गया और जो राष्ट्रद्रोही था उसको सर्वोपरि माना गया। ये है विडंबना। सर, हिंदू की बात करते हैं आप। अभी तक जो अनुभव हमने किया है कि हिंदुत्व की बात करने वाले अगर कोई यहाँ हैं भारत में तो केवल एक जाति है, वो है जो जिसे आप अयाचक या याचक ब्राह्मण, अयाचक ब्राह्मण या याचक ब्राह्मण, दोनों, ये दोनों जो लोग कहते हैं कि एक ही वर्ग के हैं, इनके अलावा कोई हिंदुत्व की बात नहीं करते। सभी लोग जातियों में ही खुश हैं। फिर ये समाज जो जाति की बात नहीं करके हिंदू की बात करता है, लेकिन राजनीति में जब आता है तो यह भी जाति के ही ओर अग्रसर हो जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिनकर जी ने लिखा था, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। क्यों लिखा था उन्होंने? वीर नहीं सम्मान पाते अपना गोत्र बता के, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। तो आप में ताकत नहीं है, इसलिए आप जातियों की बात करते हैं। जिनमें क्षमता है और जो राष्ट्र से प्रेम करता है वो कभी किसी को बांटने का काम नहीं करेगा। परमात्मा ने सभी को एक बनाया था, बांटने का काम इंसानों ने किया है और वो सिर्फ इसलिए बांट रहा है कि उसके मतलब को साधा जा सके। हम लोग राष्ट्र की बात करते हैं और राष्ट्र से प्रेम है, इसलिए मैं राष्ट्र को विखंडित होते नहीं देखना चाहता। अगर हिंदू टूटेगा, सनातन धर्मावलंबी टूटेंगे तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? जो धर्मांतरण हो रहा है सभी जगह, वो क्यों हो रहा है? आपकी निष्ठा आपके धर्म के प्रति नहीं है, आप लोभ में चले जा रहे हैं, लालच में चले जा रहे हैं और आपका धर्मांतरण हो रहा है। और केवल धर्मांतरण नहीं हो रहा है, आपका राष्ट्रांतरण हो रहा है। जो हिंदू है वो कहीं भी होगा पूरे विश्व में, उसकी आस्था सिर्फ भारत के प्रति होगी, और जो इस्लाम को मानने वाला होगा उसकी आस्था केवल और केवल अरब की तरफ होगी, और ईसाइयों की आस्था केवल और केवल यरूशलेम की तरफ होगी। वो कभी भारत को अपना राष्ट्र नहीं मानेगा, भारत को भूमि का टुकड़ा मानता है, और हम लोग भारत को राष्ट्र ही नहीं, भारत को अपनी माता मानते हैं। ये फ़र्क है हम लोगों में। अभी 2-3 दिन पहले सरदार पटेल भवन पटना में लवकुश सम्मेलन हुआ। लवकुश सम्मेलन में जो 1-2 वक्ता थे, उन्होंने कहा कि हिंदू कोई जाति नहीं है, ये ब्राह्मणों का केवल डपोर संघ ही है, और ब्राह्मणों को अपने घर पे बुलाना, पूजा करवाना बंद करो, सारा हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने एक चीज़ सही कहा, अगर आप पूजा पाठ नहीं करेंगे, ब्राह्मण आपके घर में नहीं जाएंगे, संस्कार नहीं करेंगे, तो नतीजा क्या होगा? आप सनातन से हटकर विधर्मियों की तरफ जाएंगे, या तो आप इस्लाम कबूल करेंगे या ईसाइयत की ओर जाएंगे। तो ये विदेशी एजेंटों का एजेंडा है, क्योंकि सभी को पता है कि भारत में सिर्फ एक ही वर्ग है जो संपूर्ण भारत को एक करने के पीछे लगा रहता है। अगर वो अलेक्जेंडर का आक्रमण देखिए, उस समय भी एक अकेला ब्राह्मण था जिसने समूल भारत को एक किया। उन्हें डर है कि अगर हम ब्राह्मणों को छोड़ देंगे तो वो भारत को अखंड ही बना के रखेंगे और खंडित होने नहीं देंगे। चूँकि राष्ट्र के प्रति उनको प्रेम है, इसीलिए जितने भी लोगों का एजेंडा है वो चाहते हैं कि ब्राह्मण के विरुद्ध ही बोलें। आपने शास्त्र नहीं पढ़ा तो आपको जानकारी कहाँ है? शास्त्र तो पढ़ें। कहाँ कि कभी किसी को कहा गया कि तुमको पढ़ने का इजाज़त नहीं है? हमारे गुरुकुल को बंद किया गया, उसके पीछे का राज क्या था? भारत को सदा के लिए गुलाम बनाने के लिए था। और
आज भी जो विरोध कर रहे हैं लोग, वो विदेशियों के एजेंट हैं और एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आम जनगणना और जातीय गणना दोनों सितंबर में संभावित है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो प्रधानमंत्री महोदय से एक ही आग्रह करूंगा कि वो जनगणना करवाएं, जातीय जनगणना बखूबी करवाएं, लेकिन उसमें हमारे मुसलमान भाइयों के साथ धोखा ना करें, उनका भी जनगणना करवाएं, उनकी भी जातियों के अनुसार उनको लाभ मिलना चाहिए, उनमें भी कितनी जातियां हैं यह भी स्पष्ट होना चाहिए, तो उनके साथ भी न्याय हो। केवल हिंदू और मुसलमान ही क्यों, भारत में यहूदी हैं, पारसी हैं, इनकी भी तो गणना होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, सबकी गणना होनी चाहिए, लेकिन जातियों का जो एक्चुअल में जो जातियां जिनमें हैं उनकी गणना ज़रूरी है। तो जातियां केवल और केवल मुसलमानों में है, हिंदुओं में जातियां नहीं होती है। वो जितनी भी जातियां आज आप देख रहे हैं वो 4 वर्णों को 44,444 जातियों में विभक्त किया गया। ये तुगलक का काल था। और उसके बाद जो आप SC ST OBC की बात कर रहे हैं, ये अंग्रेज़ों ने किया, वो जगन्नाथ मंदिर से प्रेरणा लेकर किया। जगन्नाथ मंदिर से? जी, वहाँ जगन्नाथ मंदिर में क्या अंग्रेज़ों ने एक टैक्स लगाया था। टैक्स ये लगाया था कि जिसको मंदिर में देवता की पूजा करनी है वहाँ तक जाने में उसको 10 रुपये देना पड़ता था, वो टैक्स के रूप में। जो टैक्स दिया वो सामान्य वर्ग हो गया। उसके बाद जो टैक्स नहीं दे सका वो अदर बैकवर्ड क्लास हो गया। जो उससे भी बाहर आ गया, अंग्रेज़ों ने खुद अपने गजट में लिखा है, तलाशी के बाद भी जिसके पास से 2 रुपये भी नहीं मिले, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये का उन लोगों ने बैरियर लगाया था। 10 रुपये में आप मंदिर के अंदर, 5 रुपये में प्रांगण में और 2 रुपये में दरवाजे के बाहर दर्शन कर सकते हैं। जिसके पास 2 रुपये भी नहीं मिले, वैसे 40 लोगों का लिस्ट बनाया गया था, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? एनेक्चर। कोर्ट में जो शेड्यूल लगता है एनेक्चर लगता है। जिनको भी शेड्यूल कास्ट बनाया गया, और ये जो नेता बनाते हैं, जरा वो जनता को बताए तो कि एक शेड्यूल कास्ट कब से है और किसने बनाया और क्यों शेड्यूल्ड है, और ये शेड्यूल आया कहाँ से था। ये लोगों को भड़कलाते हैं। केवल शेड्यूल बनाया गया अंग्रेज़ों ने, और उसमें जाति के आधार पर नहीं बनाया। जो 2 रुपये नहीं दे सकता था वो शेड्यूल में था, मतलब गरीबी के आधार पर बनाया था। और इन लोगों ने उसको क्या किया, अब मान लीजिए कि कल को मेरे पास 2 रुपये नहीं थे, हम शेड्यूल में आ गए, और आज मेरे पास अरबों की संपत्ति हो गई, तो क्या हम आज भी शेड्यूल में रहेंगे? तो इन लोगों ने जो पिछले 75 सालों से जो पिछड़े वर्ग के थे उन्हें सामान्य बनाने के लिए क्या पहल किया? क्यों नहीं पिछड़ों को सामान्य बनाया गया? जो भी आरक्षण दिया जा रहा है या जो भी सुविधाएं दी जा रही है वो जातियों के आधार पर नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ गरीबी के आधार पर मिलनी चाहिए। गरीब सब में होता है, किसी एक जाति में नहीं। किसी जाति ने ठेका नहीं ले रखा है गरीबी का कि मैं ही गरीब रहूँगा। उनके लोग क्या अपर कास्ट में नहीं है? क्या रामविलास पासवान जी के लोगों को आरक्षण मिलने की आवश्यकता है? क्या यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जी को आरक्षण मिलने की आवश्यकता है? तो इस पे जनता को सोचना पड़ेगा कि हमारे लोग क्या कर रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। सर, जातियों का चक्कर ऐसा हुआ कि देश और राज्य पिछड़ रहा है, लेकिन जाति के नाम पर जो राजनीतिक खेल शुरू हुए वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। नेता मोटा हो रहा और जनता जो है, तब तो मैं कहता हूँ कि अभिशाप है। जातियों की बात करने वाले नेता, जातियों का काम करने वाले नेता, ये सब के सब अभिशाप हैं और इनका विरोध होना चाहिए। जनता को आगामी विधानसभा में, जो बिहार विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है, इसमें जनता से मैं एक ही अपील करूंगा कि जनता के बेटों के लिए वोट मत दीजिए। मैं 14 में भी कहा था, जब 14 का लोकसभा में लड़ रहा था उस समय भी मैंने कहा था कि आप अपने बच्चों के लिए निकल कर वोट कीजिए, नेताओं के बच्चों के लिए मत कीजिए, क्योंकि नेता आपके नहीं हैं। आप अपने लिए चुनाव लड़िए। हम तो आह्वान करते हैं लोगों का, बिहार के 243 विधानसभा सीट पे मैं आह्वान करता हूं युवाओं का, अगर आप में है क्षमता बिहार को बदलने की तो आइए मेरे साथ
और बगैर खर्चे का चुनाव लड़िए। हमारी पार्टी आपको टिकट देगी और बिना पैसे का चुनाव लड़वाएगी, और उसकी तरीके बताएंगे आपको कि कैसे चुनाव बिना पैसे का। अगर आप पैसा लगाकर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो आप व्यापार कर रहे हो, आप कहीं भी जनता का भला नहीं कर सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट किया है, एक एक चुनाव में लोग करोड़ों करोड़ खर्च करते हैं, वो करोड़ खर्च होने के बाद कहाँ जाता है? इन्वेस्टमेंट का पैसा कहाँ से लेगा? आप ही से तो वसूलता है। 14 के चुनाव के पहले 65 रुपये लीटर डीजल और पेट्रोल हुआ करता था, आज आपका 100 रुपये क्रॉस कर गया। ये क्या है? 14 में कितनी व्यापक तौर पे प्रचार में खर्च किया गया, तो उसका असूलेगा किससे? आपसे ही तो असूलेगा। तो ये जनता को सोचना चाहिए कि हम क्यों ऐसे दुष्ट नेताओं के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों उनकी गुलामी कर रहे हैं, कब तक गुलाम रहेंगे हम? जनता सोचे और हमारा साथ दे। हम लोग बिहार के बदलाव के लिए लगे हुए हैं। जातीय जनगणना से हटके एक सवाल है। बच्चों को, लड़कियों को पढ़ने की बात होती है, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें स्नातक करने के लिए यानी ग्रेजुएशन करने के लिए 4 साल का हो गया, और वो 4 साल में 8 बार नाम दाखिला भी लेना है और परीक्षा भी देना है, और हर बार लगभग 3000 रुपये खर्च हैं। यह जो बच्चों पर, गरीब, खास करके गरीब परिवार पर आर्थिक बोझ पड़ा है, इसमें शिक्षा ग्रहण लोग कैसे करेंगे? देखिए, आपको अगर याद होगा 14 से लेकर अभी तक हमारा सरकार से कई बार हमने अनुरोध किया है कि मुफ्तखोरी बंद कीजिए, मुफ्त में जनता को कुछ मत दीजिए, सिर्फ 2 चीज़ मुफ्त में दीजिए, और वहाँ जातियाँ देखकर मत दीजिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जनता का हक है, इसको मुफ्त में मिलनी चाहिए। इसके लिए 1 पैसे खर्च मत कीजिए। मेरा 2-3 मांग है भारत सरकार से। एक तो शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, और दूसरा, अगर रोज़गार के लिए आप वैकेंसी निकालते हैं तो वहाँ एप्लीकेशन का कोई चार्ज न लें, क्योंकि एप्लीकेशन के चार्ज के नाम पे जनता के साथ धोखा किया जा रहा है, और ख़ासकर वैसे युवाओं के साथ जो रोज़गार की तलाश में हैं। गार्जियन पैसे नहीं दे पाते हैं और उन बच्चों को फ़ी भरने के लिए, एप्लीकेशन भरने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ये गलत है, उनके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो रही है। शिक्षा में फॉर्म भरने के लिए पैसे लेकर के परीक्षाएं होती है, उसके परिणाम में तो सर पिछले 20 वर्षों से धांधली ही धांधली दिख रहा है। कल भी बच्चे लोग बिल्ट्रॉन कार्यालय के पास धरना देने गए थे, वहाँ से प्रशासन ने बलपूर्वक उसे भगा दिया। गांधी मैदान के, गांधी स्मारक के पास जाकर के धरना देने की तैयारी किया, वहाँ से भी प्रशासन ने भगा दिया। अंत में वो 10 सेकुलर रोड राबड़ी देवी के आवास पर गए। राबड़ी देवी शायद नहीं थी या तेजस्वी नहीं थे, वहाँ भी उनके जो सुरक्षा में लगे हुए पुलिस बल थे वो उन अभ्यर्थियों को भगा दिया। आखिर ये अभ्यर्थी क्या दोष, कहाँ दोषी है कि इस तरह के उनके साथ कारनामे किए जा रहे हैं? देखिए, जो सत्ता में चले जाते हैं वो अपने को समझते हैं कि हम सर्वे सर्वा हैं, हम भगवान हो गए हैं, और जो जनता है वो कीड़ा मकोड़ा है, हम उसको जब चाहें कुचल दें। लेकिन एक पुराना गीत है, ये पब्लिक है सब जानती है, जो आज ऊपर हैं सो कल को कहाँ गायब होंगे ये पता भी नहीं चलेगा। और एक समय आएगा जो इन लोगों का जो नेता लोग आज कर रहे हैं जनता के साथ, मुझे तो लगता है कि भारत में भी वो समय आएगा जब ऐसे नेताओं को घर से खींचकर लोग मारना शुरू करेगा। अभी आप राकेश दत्त मिश्रा जी से सुना कि जनजातीय जो व्यवस्था है वह हमारे भारत में नहीं था। जब यहाँ अंग्रेज जब यहाँ मुसलमानों का शासन हुआ तब भारत में जातीय प्रणाली की शुरुआत की गई ताकि हिंदू आपस में बटे रहें और हम यहाँ सत्ता में बरकरार रहें। सर, आपने हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए जो समय निकाला उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्यामल जी, फिर से आपका। आपने बहुत बड़े टॉपिक पे
मुझे बोलने के लिए कहा, इसके लिए आभार। जनता कम से कम जागृत हो और नेताओं को चुनाव में सबक सिखाए, यही मेरी आग्रह है। धन्यवाद आपका। सच श्यामला के दर्शकों से आग्रह है कि इस चैनल पर जो भी समाचार प्रसारित किए जाते हैं वह न किसी के दबाव में होते हैं, न किसी के समर्थन में होते हैं, और न यह पेड न्यूज़ होता है। आपके हित के लिए जो भी लगता है कि यह समाचार आप तक प्रसारित होना चाहिए, उसे भेजा जाता, दिखाया जाता है। आप सच श्यामला को देखते रहें, इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।